हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में तो हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ का स्टेटमेंट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया क्या कह रहा है ये लॉ। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस वो होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का हमने एक फॉर्मूला भी देख लिया था, ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का ही एक और फॉर्मूला है जो समझ लो कि ज्यादा इजी है। क्या कह रहा है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि जैसे एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस ऐसा जिसमें वॉल्यूम हो। एक तो मैंने यहां पे इस बोर्ड पे भी क्लोज सरफेस बना दिया, बट ये एक टू डायमेंशनल सरफेस है, इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एरिया है। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस लाइक स्फीयर, लाइक सिलेंडर, लाइक क्यूब, ऐसा ये एक क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का, और इसके अंदर एक चार्ज है कहीं पर भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी इसके अंदर एक चार्ज है। मान लो यहां पर इसके अंदर एक चार्ज है, तो अब इस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो इस चार्ज से बाहर आ रही होंगी। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी ऐसे। तो कुछ फ्लक्स होगा जो इस सरफेस के थ्रू पास हो रहा होगा, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। मैंने यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है उसमें से। तो इसका कुछ फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सरफेस से पास हो रही है ना, इस चार्ज का कुछ फ्लक्स होगा जो इस सरफेस से पास हो रहा है। तो गॉस लॉ कहता है कि वो जो फ्लक्स है जो इस सरफेस से पास हो रहा है वो फ्लक्स यानी फाई ई वो होता है क्यू जो इसने चार्ज एनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और मैं मान लेता हूं कि यहां पर अभी इसके अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर एयर है या फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है, तो फ्री स्पेस हम लोग मान लेते हैं इसके अंदर। तो इस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो क्या हुई, एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर एक चार्ज है कहीं पर भी, तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब क्लास 12th के चैप्टर 1 के अंदर मैक्सिमम एग्जांपल्स, मतलब 100% एग्जांपल्स जो हैं वो फ्री स्पेस से रिलेटेड ही है, कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया। तो हम डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि हर जगह क्या है, फ्री स्पेस ही है, ताकि बार बार अब क्लियर ना करना पड़े। तो फ्री स्पेस है यहां पे, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज गॉस लॉ, वेरी सिंपल, प्रूव करेंगे हम अभी इसको। सो इसमें दो तीन बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि चार्ज की पोजीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। यही चार्ज अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, तो भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता। अब हम जरा समझ लें इस बात को कि चार्ज की पोजीशन से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। चार्ज की पोजीशन से फर्क कैसे पड़ेगा बच्चों? आप सोचो कि अगर इस चार्ज को खिसका के मैं यहां कर दूं, या मैं 1 मिनट के लिए इस गॉसियन सरफेस को मिटा देता हूं और मैं इसको एक दूसरे तरीके से बना देता हूं ताकि चार्ज की जो पोजीशन है वो बदल जाए। ठीक, अब मान लो एक और गॉसियन सरफेस है, ये रहा गॉसियन सरफेस, ये रहा गॉसियन सरफेस, तो चार्ज की पोजीशन बदल गई, चार्ज अब इस तरफ आ गया। लेकिन आप सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पहले वाले सरफेस के थ्रू पास हो रही थी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं वो सेम ही तो हैं। अगर आप चार्ज को उठा के यहां रख दोगे, यहां रख दोगे, यहां रख दोगे, तो उससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सरफेस बनाऊंगा तो ये वाली फील्ड लाइन तो छूट जाएगी। बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, ये गॉस अंकल के कान में भी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो आप सरफेस छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, चार्ज को सरफेस के सेंटर पे रखो, कहीं भी और रखो, अगर एक सरफेस ने चार्ज क्यू एनक्लोज किया है तो उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, सरफेस के साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो, मैं यहां पर एक छोटा सरफेस बना देता हूं, फिर मैं यहां पे एक ज्यादा बड़ा सरफेस बना देता हूं, समथिंग लाइक दिस।
ये देखो, तो ये पिंक वाला सबसे छोटा सरफेस है, फिर व्हाइट वाला सरफेस है, फिर ग्रीन वाला सबसे बड़ा सरफेस है, लेकिन तीनों ही सरफेसेस ने चार्ज क्यू इनक्लोज करा हुआ है। और अगर तीनों ही सरफेसेस ने चार्ज क्यू इनक्लोज करा है, तो देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं चार्ज से, वो तो इंफिनिटी तक जाएंगी ना, तो उसके रास्ते में जो भी सरफेस आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज को काटती हुई जाएंगी, उस सरफेस को काटती हुई जाएंगी, सॉरी। तो हमने यहां पे इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। तो वो सातों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पिंक वाले को भी, व्हाइट वाले को भी और ग्रीन वाले को भी कट करती हुई जा रही है, यानी कि फ्लक्स तीनों ही सरफेसेस के थ्रू क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है, ना ही सरफेस के साइज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल डिपेंड करता है जो चार्ज इनक्लोज करा गया है उस पे, एंड दैट इज गॉस लॉ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है ये ऐसा, अभी हम इसको प्रूव करेंगे, बट एक दूसरी बात और हम यहां पे समझ लें कि अगर एक चार्ज सरफेस के बाहर होता, ये तो एक चार्ज तो अपना ये रहा, एक चार्ज तो अपना ये रहा Q। अब यहां पर मान लो एक चार्ज है Q1 और सरफेस हमने बनाया ऐसे, ये हमने सरफेस बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस सरफेस को काट रही हैं Q की। तो हम बोल रहे हैं कि इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है, इस पिंक वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है, वो क्या होगा, वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप सोचो, ये जो चार्ज Q1 है, इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को काटेंगी ही। भाई जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के थ्रू पास हो रही है, वो फ्लक्स होता है ना, तो इसकी भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ग्रीन से बना देता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो, इसकी भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस को काट रही हैं, ये देखो। तो जो चार्ज सरफेस के बाहर रह जाता है, उसका उस पे सरफेस का जो फ्लक्स है उस पे डिपेंड क्यों नहीं करता। मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ इनक्लोज्ड वाला चार्ज लो, दूसरा वाला मत लो जो सरफेस के बाहर है, जबकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सरफेस के बाहर चार्ज है उसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के थ्रू पास हो रही है। अब यहां पे आपको ध्यान से सुननी है एक बात बच्चों, इस चार्ज की जो सरफेस के बाहर रह गया, इसकी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर घुस रही है तो वो सरफेस से निकल भी रही है, और एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, सरफेस में एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स हम लोग लेते हैं नेगेटिव और निकलने वाली का लेते हैं पॉजिटिव। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, क्योंकि जो एंटर करती है उसका एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल रहता है वो ऑब्ट्यूस रहता है, और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है फ्लक्स, तो कॉस ऑब्ट्यूस एंगल्स के लिए नेगेटिव होता है। तो ये जो एंटर कर रही है इनका फ्लक्स नेगेटिव होता है, और ये जो लीव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, यहाँ एक्यूट एंगल बनता है, तो इनका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लीव कर जाएंगी जो चार्ज बाहर है उसकी। तो वो चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के थ्रू, जो सरफेस से बाहर पड़ गया चार्ज, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस के थ्रू, वो क्या होगा, 0। तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। सो बाहर वाले को नहीं लेना है, अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड कर दो। अगर अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, वो वाला केस भी हम लोग ले लेते हैं। अगर अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जैसे यहां पर एक और चार्ज है Q1, ठीक है, अंदर ले अब हम Q1 को, तो फिर टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, एंड दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि जो फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे एक बहुत ही सिमेट्रिक सी सिचुएशन के लिए, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि अगर उस सरफेस के लिए ट्रू है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, पहले समझ लो फिर बात समझ में आएगी। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q, और हम इस चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लें। देखो ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी बहुत सारी जगहों पर, जहां पर कि चार्ज तो है बट उसके अराउंड कोई सरफेस नहीं है, यानी कि वो चार्ज किसी सरफेस में इनक्लोज नहीं है।
तो फिर हम गॉस लॉ कैसे अप्लाई करें? उस सिचुएशन में गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम एक सरफेस खुद से इमेजिन कर लेते हैं जिसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। तो वो गॉसियन सरफेस यहां पे हमने लिया है स्फेरिकल शेप में। अभी गॉसियन सरफेस के बारे में अच्छी खासी चर्चा होगी इस पूरे लेक्चर में। तो ये गॉसियन सरफेस है। यहां पर गॉसियन सरफेस की जो शेप ली गई है वो सिमेट्रिक ली गई है। कैसे? स्फेरिकल ली गई है। लेकिन हम जानते हैं ना कि अगर अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सरफेस की जो भी शेप होगी, सरफेस की जो भी शेप होगी गॉस लॉ तो तब भी ट्रू होगा। लेकिन हम बहुत सिमेट्रिक सी शेप ले रहे हैं और चार्ज जो है वो हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे मान रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि चार्ज यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता और सरफेस की शेप कुछ भी होती तब भी फ्लक्स जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता। तो आपको जनरल शेप के सरफेस के लिए प्रूव नहीं करना है, ये हम एक स्पेशल केस के लिए प्रूव कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और जो चार्ज है उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे है। हम सिर्फ इसके लिए गॉस लॉ प्रूव करेंगे और इसके लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे और किसी भी शेप के लिए भी ट्रू होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल और इसके सेंटर पे चार्ज है। अब आप सोचो 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 इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसे बाहर निकली, यहां से ऐसे बाहर निकली, यहां से ऐसे बाहर निकली, ऐसे, है ना? कितनी भी बनाते जाओ ऐसे तो बहुत सारी होंगी। ठीक, इस तरीके से इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस के थ्रू वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो पहले तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते थे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हर एक सरफेस का E और A का डॉट प्रोडक्ट, यहां E A cos थीटा। अब जैसे हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था तो क्यूब वाले क्वेश्चन में 6 फेसेस थे, तो 6 के 6 फेसेस का हमने फ्लक्स निकाल के ऐड कर दिया था। अब ये तो स्फीयर है तो इसके कितने हम सरफेसेस मान सकते हैं, कितने फ्लैट सरफेसेस मान सकते हैं? स्फीयर इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट फ्लैट सरफेसेस। कैसे? आप मान लो कि यहां पर एक छोटा सा सरफेस है, इतना छोटा है, इतना 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 छोटा है कि आप उसको क्या मान सकते हो? फ्लैट मान सकते हो। जैसे अर्थ है ना स्फेरिकल है, लेकिन अगर अर्थ पे आप छोटे छोटे टुकड़े काट लो तो वो तो फ्लैट ही होंगे ना, है ना? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, तो आप इसके भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े काट लो, ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टुकड़े काट लो, तो हर एक पीस जो है वो अपने आप में फ्लैट होगा। और आप जानते हो कि एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज DA, वो इधर होगा, है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सिमिलरली अगर आप वही छोटा सा एरिया यहां लेते हो या यहां लेते हो या यहां लेते हो या कहीं भी और लेते हो, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे भी देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहां पर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहां पर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो हर जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको एंगल मिलेगा सिर्फ 0 डिग्री और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, सो ये E है, ये E है, ये E है, तो हर जगह पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना मिलेगा? 0 डिग्री। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने सारे बनाए हैं। आप जब एग्जाम में इसका डेरिवेशन लिखोगे तो आपको तो सिर्फ एक दिखाना होगा, ये सिर्फ एक, वहीं पे DA भी दिखा दिया, वहीं पे E भी दिखा दिया, बाकी सारे दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट।
का इंटीग्रल, देखो ये जो छोटा सा एरिया है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए, इसके थ्रू ई डॉट डी ए, इसके थ्रू ई डॉट डी ए, तो हम सारे ई डॉट डी ए को जोड़ दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और सारे ई डॉट डी ए को जोड़ने का क्या मतलब है कि हम ई डॉट डी ए को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, है ना। तो जब हम किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ हम ऐसा सर्कल लगाते हैं। अब ये यहां पे फॉर्मूला कोई नहीं बदलेगा, नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे ही करोगे, लेकिन ये सर्कल सिर्फ एक सिंबल है कि हम क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया हमारा ई डी ए। ठीक, अच्छा मान लो ये जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये जो लिया है, आप मान लो कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो r है। तो एक चार्ज q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो E है ये क्या है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। तो एक चार्ज q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कांस्टेंट है, बाहर चला गया, चार्ज भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, अंदर बचेगा डीए का इंटीग्रल। अब डीए का इंटीग्रल क्या होगा, डीए 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 डीए, सारे डीए अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल एरिया नहीं बन जाएगा इस स्फीयर का। और स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम कहां से चले थे, हम चले थे ई डॉट डीए से, यानी इंटीग्रल ई डॉट डीए से, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे थे, और हम कहां पे पहुंचे, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट पे। एंड दैट इज गॉस लॉ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की, आपके सिलेबस में 3-4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो गॉस लॉ की मेनली एप्लीकेशंस में अपने को करना क्या है, अब हमको पता लग गया कि ई डॉट डी ए जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम इसको यूज करें और इस इक्वेशन को ई डॉट डी ए इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन को यूज करके हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर डायरेक्ट कूलम लॉ से या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये तो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो अगर आपको किसी ऐसी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो पॉइंट चार्ज नहीं है, जैसे एक चार्ज्ड रॉड हो गई, या एक चार्ज्ड पूरा स्फीयर हो गया, या चार्ज्ड प्लेन शीट हो गई, तो आप इन चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इन चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। तो मेनली वही एप्लीकेशंस के अंदर आता है, बट सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे गॉस लॉ से कूलम लॉ। गॉस लॉ ज्यादा फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम लॉ से भी ज्यादा, बिकॉज कूलम लॉ को गॉस लॉ से डिराइव किया जा सकता है, तो इसको हम ज्यादा फंडामेंटल लॉ मानते हैं। तो पहली डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो हम यहां पे गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। मान लो यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q, और इस चार्ज Q के अराउंड हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करें सच दैट ये जो चार्ज Q है उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर है, और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे गॉस लॉ यूज करके। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ होंगी सारी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो हम एक बना लेते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक, अब यहां पर एक छोटा सा एरिया लो
ये एरिया, ये छोटा सा एरिया, अब मान लो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो dA है, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो आप कहीं पर भी ये बनाओगे, जैसे हमने किया था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में, आप कहीं पर भी बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर बना लो चाहे यहां पर बना लो, तो आप क्लियरली देख सकते हो आपको हर जगह पर DA और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही मिलेगा। तो अब हम गॉस लॉ अप्लाई करें। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA through the surface, that is total electric flux through the surface, is Q divided by epsilon naught, where Q is the charge enclosed by the surface। ठीक, अच्छा, E और DA के बीच में हर जगह पर एंगल कितना है? E और DA के बीच में हर जगह पे एंगल है 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, हम गॉस लॉ यूज करके कूलम लॉ जो है वो डिराइव कर रहे हैं, तो E की हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते यहां पे, क्योंकि E की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर पुट करेंगे, पर वो तो हमें कूलम लॉ से मिली है ना, और यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कूलम लॉ तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहां पे E की वैल्यू ही निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो E को मैं बाहर ले गया। E को मैं बाहर क्यों ले गया? क्योंकि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट चार्ज Q से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो ऑब्वियसली चार्ज Q की वजह से हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो E जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं। अंदर बचा DA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। DA मतलब क्या? DA मतलब DA का इंटीग्रल मतलब सारे DA जोड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। यहां पे हमने इस स्फीयर का जो रेडियस है वो R लिया हुआ है, यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं डायग्राम में बना देता हूं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है? R है। सो बताओ E की वैल्यू क्या आई? E की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये वही वैल्यू आ गई जो आपको पहले से पता थी कि एक पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो गॉस लॉ से भी आ गई, हमें गॉस लॉ से ही निकालनी थी। अब हम कूलम लॉ कैसे प्रूव करें? मान लो कोई पॉइंट ले लो, यहां पे मान लो यहां पर एक चार्ज रखा है सरफेस पे Q नॉट जो कि पॉजिटिव है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और आप जानते हो कि एक चार्ज Q नॉट अगर रखा है E इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा F, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वाला चार्ज उसको उस तरफ धक्का मारेगा, और अगर एक चार्ज Q नॉट E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पे फोर्स कितनी लगती है? उस पे फोर्स लगती है Q नॉट इंटू E, है ना। यहां पे हम लिख देते हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा डेरिवेशन के अंदर। नाउ सपोज अ चार्ज Q नॉट is kept on the surface. Which surface? Gaussian surface. Therefore, force acting on Q नॉट is Q नॉट इंटू E। तो F जो हो गया वो हो गया Q नॉट इंटू E, और E की वैल्यू हम डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये क्या है? ये है कूलम्स लॉ। तो हमने देखो गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया, ठीक।
सो ये पहली डेरिवेशन है गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगली डेरिवेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये क्या है? मान लो यहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जिस पूरी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये कोई चार्ज्ड वायर हो सकती है, ये कोई चार्ज्ड रॉड हो सकती है, बट ऐसे लीनियर मैनर में चार्ज जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और हमने इसकी वजह से इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट कि हमको इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब एक सरफेस इमेजिन करो सच दैट वो सरफेस इसको एनक्लोज कर ले अपने अंदर, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, वो सरफेस इस वायर को अपने अंदर कुछ इस तरीके से एनक्लोज कर ले कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ये तभी पॉसिबल है जब उस सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो अगर मैं यहां पे एक स्फीयर के अंदर इसको एनक्लोज कर दूं तो स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट इससे बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा, क्यूब के सरफेस पे हर पॉइंट इससे बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा है कोई गॉसियन सरफेस? यस, हम लें अगर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हम लें अगर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और इस वायर को उस सिलेंडर के एक्सिस पे होने दें, मतलब ये वायर जो है, या ये जो लाइन चार्ज है हमारा, ये इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कहां पर हो गया, एक्सिस पे हो गया। तो आप सोचो कि इस सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट है, उस कर्व्ड पार्ट पे हर जगह इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि इस सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट का हर पॉइंट इससे बराबर डिस्टेंस पे होगा। अगर मैं इसका जो रेडियस है सिलेंडर का, उसको मैं r ले लूं, तो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस पे हर पॉइंट r डिस्टेंस पे होगा ना, r डिस्टेंस पे होगा इस वायर से। अब मैं एक छोटा सा पार्ट, अगर बहुत छोटा सा एरिया इस गॉसियन सरफेस पे लेता हूं, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो ये हो गया हमारा dA। और आप सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी, इस तरफ आ रही है, वैसे जा रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो हर जगह पर इस सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ऐसे आप इमेजिन करो जैसे कि ये सिलेंडर है और यहां पर ये वाली हमारी सेंटर में वायर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे बाहर, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर, यहां पर, यहां से ऐसे निकल रही होगी, यहां से ऐसे निकल रही होगी, इधर से निकल रही होगी, इधर से निकल रही होगी। और हर जगह पर जो आपका यहां पे जो एरिया होगा वो इस तरफ होगा, यहां पे जो एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे होगा, यहां पे जो एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे होगा। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब ये जो हमारा लाइन चार्ज है ये तो इनफाइनाइट है, मतलब हम पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है, हमें पता नहीं कहां पर खत्म होगा। लेकिन ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं कि L है, इस सिलेंडर की लेंथ हम L ले लेते हैं, जो हमने इमेजिन करा है। ये L वेरिएबल तो हमने लिया है ना, तो ये फाइनल रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है हमें टोटल चार्ज भी नहीं पता इस पे, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट ने जो एनक्लोज करा हुआ है वो वाला चार्ज हम ले लेते हैं Q, है ना, जो सिलेंड्रिकल पार्ट ने एनक्लोज करा हुआ है। आगे पीछे में पता नहीं टोटल चार्ज इस पे कितना है। तो फिर अगर हम इस पे गॉस लॉ अप्लाई करें तो हम लिखेंगे E डॉट dA का इंटीग्रल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड यानी कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हर जगह पर आप देख रहे हो कि E और dA के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E dA cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इंटीग्रल ई डीए cos 0 होता है 1 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो हर जगह जैसा कि मैंने समझाया सेम होगा, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज और देखी जाए, क्या इस गॉसियन सरफेस का सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही है? नहीं, इस गॉसियन सरफेस का तो फ्लैट पार्ट भी है। अगर आप फ्लैट पार्ट पे कहीं पर भी एरिया लोगे, यहां पे या यहां पे, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरफ होगा या फिर इसका इस तरफ होगा। जो 3 डायमेंशनल, समझा चुका हूं मैं आपको ये, कि जो 3 डायमेंशनल बॉडी है उसका जो एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं, कभी भी अंदर की तरफ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर हो गया डीए, ये हो गया डीए और डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर आ रही हैं, है ना। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। बट आप देख रहे हो ना कि फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? क्लियरली 90 डिग्री। यहां पे एंगल हो गया 0 डिग्री, बट यहां पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लैट सरफेसेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो सिर्फ कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स है, इसलिए फ्लैट वाला हमने ऐड नहीं किया यहां पे, ठीक। सो ई इंटू डीए का इंटीग्रल, डीए मतलब इसके कर्व सरफेस में जितने भी एरियाज हैं, डीए 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 सबको जोड़ दो तो उनका इंटीग्रल आ जाएगा। यानी इस सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हमने एल लिया हुआ है, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो गया? ई हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू बाय एल। अब देखो, ना ही तो अपने को क्यू पता है क्योंकि ये गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी है, इसकी लेंथ भी इमेजिनरी हो गई, फिर तो इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया अपने को क्या पता। तो वो एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए। हमारे पास तो इनफाइनाइट वायर है एक। तो हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्यू बाय एल, जिसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप जितना भी हिस्सा लोगे और उस पर जो चार्ज होगा हर बार क्यू और एल की रेशियो तो सेम आएगी ना। अब मान लो 1 मीटर पे 1 कूलम चार्ज है तो 2 मीटर पे 2 कूलम होगा। तो आपने 2 मीटर का लेंथ लिया तो उस पर 2 कूलम चार्ज होगा, तो 2/2 1, 1/1 1, 3/3 1। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्यू बाय एल विल बी अ कांस्टेंट और वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस केस में हमें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है और हम क्यू बाय एल की जगह पुट कर देते हैं लैम्डा। हम क्यू बाय एल की जगह पुट कर देते हैं लैम्डा। तो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और लैम्डा की एसआई यूनिट्स क्या हो गई? लैम्डा की एसआई यूनिट क्या हो गई? लैम्डा की एसआई यूनिट हो गई, क्या हो गई? क्यू बाय एम, कूलम पर मीटर, ठीक है ना। एसआई यूनिट होगी कूलम पर मीटर। सो एक लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यही फॉर्मूला अगर आप बिना गॉस लॉ के निकालते तो एक बहुत लंबा डेरिवेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करनी पड़ती है उसके अंदर। लेकिन वही डेरिवेशन गॉस लॉ से आप देख रहे हो कि आपने कितने छोटे में निकाल लिया। यही फायदा है गॉस लॉ का, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ। ग्राफ पूछा जाता है, कौन सा ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, आर और ई के बीच का ग्राफ। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और जीरो तो नहीं होगी, जीरो तो इन्फिनिटी पे ही होगी।
तो ये ग्राफ की शेप आएगी ऐसी, यहां से कहीं से चालू होकर ऐसे घटती जाएगी, लेकिन आपने इस ग्राफ को टच नहीं करना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये जीरो कभी नहीं होगी। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब बात करते हैं अगली डेरिवेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये क्या डेरिवेशन है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब हॉलोस्फीयर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि कहीं पर ज्यादा चार्ज है कहीं पर कम चार्ज है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम। इसके सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समथिंग लाइक दिस। और गॉस लॉ यूज करके हमको इसके सेंटर से थोड़ी दूरी पर, मान लेते हैं इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक, गॉस लॉ यूज करके। तो यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस लें, यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस लें, इमेजिनरी सरफेस आपको लेना होगा जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं गॉस लॉ अप्लाई करके। ठीक, अच्छा, तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, स्फेरिकल शेल हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसे निकलेंगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इस सरफेस पे अगर आप, इस गॉसियन सरफेस पे अगर आप एक छोटा सा एरिया लेते हो डीए, इस पे आप एक छोटा सा एरिया लेते हो डीए, तो उस डीए की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस डीए की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डीए और ई जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और अब अगर आप यही डीए यहां लेते हो, यहां लेते हो, यहां लेते हो, यहां लेते हो, तो हर जगह पर डीए और ई जो है वो सेम डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, तो हर जगह पर डीए और ई, यहां पे डीए ऐसे है ना, यहां पे डीए ऐसे, यहां पे डीए ऐसे, तो हर जगह पर डीए और ई आपका सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो अब इस ग्रीन वाले गॉसियन सरफेस के लिए हम अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो हम लिखेंगे क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स, यानी कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इस सरफेस ने टोटल चार्ज कितना एनक्लोज करा हुआ है, इस सरफेस ने ये पूरी की पूरी शेल एनक्लोज करी हुई है, तो इसका मतलब है E डॉट डीए इक्वल टू, इस शेल पे मान लो टोटल चार्ज है Q, तो हम लिख सकते हैं E डॉट डीए इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E डीए cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E बाहर चला गया, डीए, E बाहर क्यों चला गया भाई, E बाहर इसलिए चला गया क्योंकि ये गॉसियन सरफेस इस शेल से बराबर डिस्टेंस पे, और आप सिमेट्री से क्लियरली ये देख सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, कहीं पे ज्यादा या कहीं पे कम तो नहीं होगी, तो E कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर ले लिया, ठीक। और डीए का इंटीग्रल क्या होगा, डीए का इंटीग्रल होगा, डीए का इंटीग्रल क्या होगा, डीए 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 डीए, ये सारे डीए 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 ऐड कर दिए, तो ये जो हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसका टोटल एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू क्या आई, अगर आप 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये स्फेरिकल शेल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बट वेट, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वही है जो एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर होता है। आप सोचो, आप ये सारा तामझाम जो है इसको इग्नोर करो, और आप सोचो कि एक चार्ज यहां रखा होता है, यहां पे Q,
तो उससे r डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 1/4πε0 q/r² ही होती। और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ये, बट चार्ज यहां पे है तो नहीं, चार्ज तो इसके सरफेस पर है। तो हमें यहां पर एक बात पता चली कि ये जो स्फेरिकल शेल है चार्ज हमने दिया तो इसके सरफेस को है, बट ये बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये ऐसे बिहेव ना करता, चार्ज क्यू जो हमने इसको दिया है, अगर ये ऐसे बिहेव ना करता, ये चार्ज क्यू तो हमने इसको दिया, पर ये ऐसे बिहेव ना करता कि ये इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो हमें ये फॉर्मूला थोड़ी ना मिलता। तो ये चार्ज इसको दिया पर ऐसे बिहेव कर रहा जैसे यहां पर है ये, तो इसलिए चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस है हमको वही फील्ड मिली जो एक पॉइंट चार्ज के लिए मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चार्ज गिवन टू अ hollow sphere which resides on the surface of the sphere behaves as if it is concentrated at the center of the spherical shell। मान ले इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो r है, इसका अपना भी तो कुछ रेडियस होगा भाई, इसका अपना जो रेडियस है वो r है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो r है और इसका सेंटर O है। तो अब हमें पूछा कि मान लो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हमें पूछा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस वो क्या होगी, हमें ये जनरल फॉर्मूला मिल गया कि इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q/r² होती है। अब आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो सरफेस तक का r डाल दो भाई, सरफेस तक का r क्या है, इसका रेडियस है, तो सरफेस तक का r डाल दो, सरफेस तक का नहीं, सरफेस तक का, तो सरफेस तक का r डाल दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 q/R²। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, E इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर कोई पॉइंट लो, इसके अंदर कोई पॉइंट लो, इसके अंदर यहां पर कोई पॉइंट लो, यहां, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ। अब अगर उस गॉसियन सरफेस के लिए आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, E.ds का dA का इंटीग्रल इक्वल टू q/ε0, तो इसने कोई चार्ज इनक्लोज करा ही नहीं है भाई, चार्ज बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो नहीं, तो एक्चुअली में इसने तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं करा, तो q 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में E जो है वो क्या होगा, 0। तो अंदर इसके क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि जो हमारी एक स्फेरिकल मेटेलिक शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। और नॉट ओनली फॉर स्फेरिकल शेप, कोई भी आपके पास एक हॉलो कंडक्टिंग बॉडी हो, आप उसको जितना भी चार्ज देते हो, फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, उसको जितना भी चार्ज देते हो वो उसके सरफेस पर ही रहता है, वो अंदर जाता ही नहीं है। तो जब चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं, इस रीजन में कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, ठीक। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0। सो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, प्लस आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ याद रखना है। ग्राफ क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे आपने लाइन चार्ज वाले के लिए किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक तो 0 है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये वो है जब r 0 है, यानी ये पॉइंट है O। अब O से कैपिटल R तक के डिस्टेंस तक, मान लो ये कैपिटल R का पॉइंट यहां पे मार्क कर दिया मैंने, कैपिटल R, तो O से कैपिटल R तक के डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। और आप सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि वो ज्यादा होगी, यार ये ज्यादा होगी क्योंकि ये वाला पॉइंट ज्यादा पास है। अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगी ना। तो सोचो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उसके बाद अचानक मैक्सिमम हो गई, फिर घट रही है। तो यहां पे आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटेगी, ऐसे। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है, ये ई मैक्स का पॉइंट है, ई मैक्स, और वो ई मैक्स इज नथिंग बट दिस वैल्यू। समझ में आ गया ग्राफ। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल।
अब बात करते हैं अगले डेरिवेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। गॉस लॉ यूज करके हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, जो कि हमें नहीं पता कहां खत्म हो रही है, तो हम ऐसे ऐसे यहां पे बना देते हैं। हमें नहीं पता इधर कहां से शुरू हो रही है, तो यहां पे भी हम ऐसे ऐसे बना देते हैं। बट ये जो शीट है ना, ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके अंदर हम बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है कि कहीं पे चार्ज ज्यादा है कहीं पे कम है, नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और हम गॉस लॉ अप्लाई करके इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे इसके आसपास के पॉइंट्स पे। उसके लिए हम जानते हैं, जैसे हमने बाकी डेरिवेशंस में किया था, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, लेकिन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि वो गॉसियन सरफेस कैसा है, उसकी शेप कैसी है। ये हमारे पास एक चार्ज शीट है, ये मैंने यहाँ पे क्यों नहीं इसको कॉन्टिन्यूस बनाया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैंने जगह छोड़ दी। यहां पर आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लोगे विच इज पासिंग थ्रू दिस शीट समथिंग लाइक दिस। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो शीट से पास हो रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, ठीक है, शीट को ऐसे चीरता हुआ। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार हमें कैसे पता चलेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता चल सकती अगर पहले से ना बताई हूं, तो ये उनमें से एक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस के लिए हमको ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो इसके थ्रू कुछ इस तरीके से पास हो रहा है और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है। तो दूसरी तरफ का भी मैं बना देता हूं, ये दूसरी तरफ से बाहर निकला, ये ठीक, समझे। सो अब जरा सोचो, सोचने का ही तो सारा काम है यार। सोचो, मान लेते हैं ये बहुत छोटा सा गॉसियन सरफेस है, तो इसका ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है, ये एरिया है डीए। ये एरिया क्या है, डीए। और ये अगर ये एरिया डीए है तो ये बहुत छोटा सा चार्ज एनक्लोज करेगा, ये बहुत छोटा सा चार्ज एनक्लोज करेगा। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया इज लेट डी क्यू। पूरी शीट पे कितना चार्ज है वो तो अपने को नहीं पता, बट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस वेरी स्मॉल एरिया, मान लो वो चार्ज क्या है, डी क्यू है, ठीक, क्लियर। अब आप सोचो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो इस एरिया से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी बाहर, है ना, और दूसरी तरफ से भी ऐसे बाहर आ रही होंगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं बाहर, समझ में आई बात। तो यहां पर अगर आप एरिया वेक्टर, ये भी तो डीए हुआ, एरिया वेक्टर कैसे, परपेंडिकुलर टू द एरिया, और इधर का एरिया वेक्टर कैसे, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो अगर आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये एरिया वेक्टर है व्हाइट वाला डीए, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, और ये व्हाइट वाला एरिया वेक्टर है डीए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ई और डीए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। जबकि अगर आप इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस पे कहीं पर भी एरिया वेक्टर लोगे तो डीए आएगा कुछ इस तरीके से, इधर लोगे ऐसे आएगा, नीचे लोगे ऐसे आएगा, और ई है ऐसे। तो कर्व्ड सरफेस पे हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स होगा 0, क्योंकि फ्लक्स होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 होता है 0। चाहे आप फॉर्मूले के हिसाब से सोच लो, चाहे आप वैसे ही लॉजिकली सोच लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं तो ऐसे बाहर निकल के ऐसे मुड़ के इधर से तो नहीं आएंगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो यहाँ तो इससे बाहर आएंगी, यहाँ इससे बाहर आएंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो होगा इधर वाले का फ्लक्स ई डीए कॉस 0 डिग्री प्लस उधर वाले का फ्लक्स ई डीए cos 0 डिग्री, एंड दैट इज
द चार्ज एनक्लोज्ड विच इज dq डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ हो गया इसके लिए, समझे। तो ये हो गया हमारा 2e dA cos 0 तो 1 होता है इक्वल टू dq बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ना ही तो अपने को dq पता है ना ही अपने को dA पता है, तो ये सारे वेरिएबल्स हमें यहां से एलिमिनेट करने होंगे। उसके लिए हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिग्मा से, जिसको डिनोट करते हैं और उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज एनक्लोज करा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज एनक्लोज करा हुआ है। अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसका जितना भी हिस्सा लोगे उस पे चार्ज भी उसके प्रोपोर्शनली आएगा। अगर आप इसका 1 यूनिट स्क्वायर लेते हो तो उस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो दो स्क्वायर यूनिट एरिया पे 2 कूलम का चार्ज होगा। तो चार्ज बाय एरिया की रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हो जिसका एरिया dA है और जिसपे चार्ज dq है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी dq बाय dA के बराबर होगी। और हम मान लेते हैं कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मालूम है, तो यहां से dq की वैल्यू मैंने निकाल ली सिग्मा इंटू dA, इसको यहां पे पुट किया तो 2e dA इक्वल टू सिग्मा इंटू dA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। dA से dA कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्योंकि अगर हम बाकी केसेस की बात करें तो वहां पे आर जरूर आ रहा था रिजल्ट में। आर मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस है जो भी हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उससे, बट यहां के रिजल्ट में अगर हम देखें आर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहां लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घटती है, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम क्यों आ रही है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम इसलिए आ रही है बच्चों क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे निकल रही है यूनिफॉर्म पैरेलल। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो ऐसे निकल रही है ना, देखो ऐसे निकल रही हैं। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे निकल रही हैं पैरेलल पैरेलल इक्वी डिस्टेंट, तो चाहे आप और आगे चले जाओ, चाहे आप उधर चले जाओ, चाहे आप पीछे चले जाओ, तो इनके बीच का गैप तो सेम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, वो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर आपका स्फीयर था तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्जिंग निकल रही थी, दूर दूर हो रही थी। तो अगर आप पॉइंट दूर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा आता, मतलब डिस्टेंस के साथ फील्ड घट रही है। यहां पे डिस्टेंस के साथ फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए डिस्टेंस पे फील्ड जो है वो डिपेंड कर ही नहीं रही। तो इस केस में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, तो वो ग्राफ जानते हो कैसा आएगा? वो ग्राफ आएगा आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट है फील्ड। और ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर यही शीट हमारी नेगेटिवली चार्ज होती तो सब कुछ सेम रहता, बस डायरेक्शन बदल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती? अंदर आती शीट की तरफ, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। क्लियर हो गया? तो ये एप्लीकेशंस थी गॉस लॉ की। अब यहां पे हमने ये जितने भी सरफेसेस इमेजिन करे, बड़ा सोच समझ के इमेजिन करें, इनको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज है गॉसियन सरफेस की, उनको हम देख लें, हमें वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक मैं जानबूझ के एंड में लेकर आया हूं, क्योंकि जब आपने सारे ये कर लिए तो आपको बात समझ में आएगी कि उसमें कहा क्या जा रहा है, अदरवाइज आपको बात नहीं समझ में आएगी। तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज ये देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। अब एक एक यहां पे प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम सारी डेरिवेशंस कर चुके हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या है गॉसियन सरफेस की?
it should be a closed surface so that a clear distinction can be made between the points that are inside the surface, on the surface and outside the surface. ठीक है, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए ताकि क्लियरली पता चल सके कि ये पॉइंट सरफेस के अंदर है, ये पॉइंट सरफेस पर है, ये पॉइंट सरफेस के बाहर है. This surface must pass through the point where electric field is to be calculated. ये सरफेस उस पॉइंट से जरूर पास करना चाहिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. अब आप तीनों चारों डेरिवेशंस देख लो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कैलकुलेट करनी थी गॉसियन सरफेस वहां से पास हो रही थी. इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस. हमारे गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए और सेम थी, तभी तो हमने ई को बाहर लिया इंटीग्रल के साइन के. एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एट एवरी पॉइंट. जितने भी हमने डेरिवेशंस किए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर पॉइंट पे क्लियरली डिफाइंड था. कहीं पे 0 डिग्री था, कहीं पे 90 डिग्री था, बट क्लियर नहीं पता था कि क्या है. द सरफेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ सोर्स. तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो जो हमारा सोर्स है उसकी शेप पे डिपेंड करती है. जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हमने स्फेरिकल लिया था, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल लिया था, इस तरीके से. फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज. अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो गॉसियन सरफेस किसी चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, वरना आप उस चार्ज को ना अंदर ले पाओगे ना बाहर ले पाओगे, तो आप उसका फ्लक्स ही नहीं निकाल पाओगे. एंड द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी लास्ट वाला केस था प्लेन शीट वाला, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गॉसियन सरफेस पास हो सकता है. तो ये था गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पे बढ़िया सा लेक्चर. अगले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बोर्ड पेपर्स के डिस्कस करने वाले हैं. तो मिलता हूं उस लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी